हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिबा। सो आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसी स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। और उसके बाद डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग अलग अलग सीरीज बनाई गई थी, उसकी बातें बाद में डिस्कस की जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेवलेंथ कैलकुलेशन। अब देखो बेटा, स्पेक्ट्रल लाइन की बात हो रही है, मींस स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। सो पहले जिसने पुराने वीडियोस नहीं देखे स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन से रिलेटेड या बोर्ड्स मॉडल से रिलेटेड, वो सारे के सारे वीडियोस को आप पहले रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूं कि बोर्ड साहब ने कैसे एक्सप्लेन किया था स्पेक्ट्रल की फॉर्मेशन को, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर फिर देन डी एक्साइट होता है, मींस हायर शेल से लोअर शेल में आता है, सो अल्टीमेटली जो भी एनर्जी डिफरेंस होता है वो एनर्जी डिफरेंस बाहर एमिट करना पड़ता है। वही रेडिएशन की फॉर्म में एमिट होता है और वही रेडिएशन स्पेक्ट्रम के अंदर एक लाइन की फॉर्मेशन कर देती है। सो उस लाइन का वेवलेंथ निकालना है। देखो क्या चीज है, सपोज करो ये हमारे पास दो शेल्स है इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग। ये इलेक्ट्रॉन का इनिशियल स्टेट है n1, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप लगाया है, या रिटर्निंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन इज हायर स्टेट से लोअर स्टेट में वापस आ रहा है, जिससे डी एक्साइटेशन। इससे डी एक्साइटेशन जर्नी में बेटा जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा, इस अपर शेल का एनर्जी माइनस लोअर शेल का एनर्जी, यही डिफरेंस एक रेडिएशन की फॉर्म में एमिट होगा और अल्टीमेटली ये स्पेक्ट्रम के अंदर एक लाइन की फॉर्मेशन कर देगा, जिसको हम स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। ठीक है। सो सीधी सी बात ये बेटा कि इस लाइन का वेवलेंथ वही होगा जो इस रेडिएशन का वेवलेंथ होगा, और ये रेडिएशन किसके करस्पॉन्डिंग है? डेल्टा ई के करस्पॉन्डिंग है। मींस डेल्टा ई के करस्पॉन्डिंग से रेडिएशन का वेवलेंथ निकालना है। सबको पता होगा एनर्जी ऑफ वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। बस यहां से लेमडा निकाल लेना है, यह लेमडा इस स्पेक्ट्रल लाइन का लेमडा बन जाएगा। सो डेल्टा ई मींस एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। हमारा फोकस है लेमडा की तरफ। सो मैं ये लेमडा वाले टर्म लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, एनर्जी वाले टर्म राइट हैंड साइड में लिख लेता हूं। सो दिस इज एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ अपर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। ठीक है इतना बेटा। सो यहां से 1 बाई लेमडा निकालना है हमको। पहले एनर्जी की वैल्यूज यहां पर पुट कर लेते हैं, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू, अब देखो एनर्जी चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज कर लो चाहे जूल में यूज कर लो बेटा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स प्रीवियस वीडियोस में आपको दोनों वैल्यू बता रखी है। मैं सपोज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज कर लेता हूं। सो कितना था, -13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, इट बिकम्स n2 स्क्वायर। दिस इज n2 ऑर्बिट का एनर्जी माइनस n1 ऑर्बिट का एनर्जी, n1 ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर। दिस इज, सो कुछ टर्म यहां पर देख रहे हैं बेटा कॉमन है, 13.6 कॉमन है, z कॉमन है, इसको बाहर ले लेते हैं। अल्टीमेटली देखिए सिंपल वे में इक्वेशन क्या बन गई, एच सी को राइट हैंड साइड में मूव करा देता हूं। सो दिस इज 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच सी। ठीक है ना, 13.6 z स्क्वायर को कॉमन ले लिया और एच सी को राइट हैंड साइड में मूव करा दिया। विद इन ब्रैकेट क्या रह गया, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेता हूं टर्म को। दिस इज 1 बाई n1 स्क्वायर एंड माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। इक्वेशन। अब इसमें बेटा h का वैल्यू अप्लाई कर दो, c का वैल्यू अप्लाई कर दो, सारी चीजें आपको सबको पता है। जूल में h का वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है। सो अल्टीमेटली ये सारे के सारी वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, और इसकी जगह पर एक नया कांस्टेंट तैयार होता है जिसको r कहा जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज r। r का मतलब होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, r का मतलब होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग साहब ने कांस्टेंट दिया था अपना। आप सोच रहे होंगे सर हम तो बोर्ड्स मॉडल कैलकुलेट कर रहे हैं। अरे ठीक है, बोर्ड साहब ने भी इसको कैलकुलेट करके बताया था बेटा, बट बोर्ड साहब के कैलकुलेशन से पहले ही इक्वेशन पहले ड्राइव हो चुकी थी।
सो वहां पर रिडबर्ग साहब ने किसी और टेक्निक से फाइंड आउट किया होगा और अपना कांस्टेंट पहले ही यहां पर प्लेस कर दिया था। सो उन रिडबर्ग साहब को पूरी इज्जत देते हुए यहां पर आर हम यूज करते हैं। दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट जिसका वैल्यू इसमें छुपा हुआ है, इस पूरे के पूरे टर्म में छुपा हुआ है। ये कितना होता है बेटा, ये वैल्यू भी अभी मैं लिख लेता हूं। ये देखो, ये पूरी की इक्वेशन तैयार होगी, स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ की इक्वेशन, 1/λ का इक्वेशन तैयार हुआ है। इस आर का वैल्यू में सिंपली मैं लिख रहा हूं, आर का वैल्यू 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आप लैम्डा को सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो तो इतना, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेशन बेटा इसमें टफ हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको और इजी वे में कन्वर्ट कर देता हूं। सपोज आप डायरेक्ट लैम्डा निकालना चाहते हो तो लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाई आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको एंगस्ट्रॉम में लेके आना है तो अल्टीमेटली यहां पर आर का वैल्यू इसके साथ मैनेज करके मैं एंगस्ट्रॉम में लिख रहा हूं। ये तो मैंने सेंटीमीटर में लिखा था, सेंटीमीटर इनवर्स में लिखा था, उससे लैम्डा सेंटीमीटर में आएगा। सो ये 1/r का वैल्यू को भी नया लिख रहा हूं, दिस इज 912 अप्रोक्सीमेट 912, और ये वैल्यू अब किस में चेंज होएगा, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में इसको चेंज कर लेना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 912 डिवाइडेड बाई दिस जेड स्क्वायर विद इन ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा बेटा। सो ये ज्यादा शॉर्ट टेक्निक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, चाहो तो आप इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैलकुलेशन किससे इजी लग रहा है। इधर आर का वैल्यू पूरा याद रखो बेटा, 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। आप चाहे उसको मीटर में चेंज करना है, एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है, जिसमें भी चेंज करना है कर लो। अगर डायरेक्टली आपको लैम्डा एंगस्ट्रॉम में निकालना है तो यू कैन से लैम्डा इज इक्वल टू 912 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहां से ये चीज हटा देता हूं मैं, ये पूरा का पूरा क्या बन के आ गया यहां पर, 1/this, इस 1/r की जगह मैंने यूज किया 912, जहां से आपका लैम्डा किस में आएगा, इट विल कम आउट इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये ज्यादा इजी है आपके पास। सो सिंपल इतना कैलकुलेशन है बेटा, इट इज वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब देखो बेटा, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड डिफरेंट लाइंस आती हैं, उन लाइंस को उनके डी एक्साइटेशन के बेसिस पर कि वो फाइनली कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गिरेगा, उसके बेसिस पर अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज में डिवाइड किया गया। मींस यू कैन से बेटा कि डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सीरीज। कुछ नहीं है, फालतू बात है ये। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज सिंपल वेवलेंथ बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया और कुछ कहानी नहीं है। वेवलेंथ मींस यू कैन से कि n1 के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, n1 के बेसिस पर। जैसे इसके अंदर n1, यू नो n1 क्या है, n1 इज ए लोअर ऑर्बिट, ऑलवेज रिमेंबर बेटा n1 इज ए लोअर ऑर्बिट। और n2 क्या है, n2 इज अपर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट, दिस इज हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट। कभी भी एक बात याद रखना बेटा, सपोज करो कि किसी क्वेश्चन में बात हो रही कि इलेक्ट्रॉन जो है 3 से 5 में जा रहा है, 3 से 5 में जा रहा है। सो n1 कितना होगा, n2 कितना होगा, n1 हो जाएगा 3, n2 हो जाएगा 5। एक इलेक्ट्रॉन सपोज करो 6 से 2 में आता है, तो n1 कितना होगा, n1 का मतलब ये नहीं कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, n1 इज ऑलवेज छोटा वाला ऑर्बिट। सो 2 यहां पर n1 होगा और 6 यहां पर n2 होगा। n1 इज ऑलवेज लोअर ऑर्बिट, नीचे वाला ऑर्बिट। अब ये बात अलग है बेटा कि ये एक्साइटेशन की जर्नी दी थी और ये रिटर्निंग जर्नी दी है। वैसे तो हमें रिटर्निंग जर्नी चाहिए होती है, बट ठीक है, ऐसा केमिस्ट्री में चलता है। क्वेश्चंस में ऐसे स्टेटमेंट लिखा होता है कि इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम 3rd to 5th ऑर्बिट, उसका वेवलेंथ वगैरह निकालना है। सो 3rd to 5th का मतलब आप ये समझना कि बेटा उसका उल्टा रिटर्निंग हो जाएगा, मींस वो 5th से 3rd में आ रहा है। सो ये अपर ऑर्बिट हमेशा n2 होगा, छोटा वाला ऑर्बिट हमेशा n1 होगा, n1 होगा।
इसमें कभी भी मिस्टेक मत करना आप जो है, नहीं तो ये साइन माइनस में आ जाएगा लैम्डा ये आपका। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करा था बेटा कि N1 के बेसिस पर अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज एक्सप्लेन की जाती है, अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज। ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया है उस फॉर्मूले के अंदर लैम्डा इज इक्वल टू 912 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। दिस इज फॉर एंगस्ट्रॉम। सो N1 पे फोकस करो बस। अब इस N1 पे फोकस करते हुए देखो कैसे कैसे अलग सीरीज बनाएगी। कुछ नहीं था, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अपना नाम पेटेंट कराने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए उन्होंने N1 फिक्स करा दिए अपने। एक ने कहा कि भाई अगर ये डी एक्साइटेशन जो है 1 के लिए हो रहा है, मींस लोअर ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट है, सो ये लाइमन सीरीज की लाइन कहलाएंगी, लाइमन सीरीज की लाइन। दिस इज लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। N2 कुछ भी हो सकता है, N2 इससे ऊपर कुछ भी हो सकता है, वो चाहे 2 से 1 में आए, चाहे 3 से 1 में आए, चाहे 4 से 1 में आए, मींस N2 इज एनीथिंग ग्रेटर और इक्वल टू 2। 2 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं हमको। दूसरा साइंटिस्ट है, बोले कि ओके लाइमन ने अपना नाम पेटेंट करा लिया, अब मैं भी एक काम यहां पर करता हूं। N1 अगर 2 होगा तो मेरी सीरीज की लाइन कहलाएंगी। ये साहब कौन थे? ये साहब थे बामर, बामर साहब, बामर सीरीज की लाइन हो गई है आपकी जो है। सो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज। अब इसने N1 2 बोला, N2 बोला, ऊपर का कुछ भी हो जाए मुझे मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है उससे मतलब नहीं, बस अल्टीमेटली अगर 2 में आ रहा है तो वो सारी की सारी जो लाइंस होंगी वो मेरी लाइंस कहलाएंगी, बामर सीरीज की लाइंस कहलाएंगी। मींस N2 क्या होगा इसमें बेटा? N2 इससे हायर, मींस 3 या 3 से ग्रेटर कुछ भी होना चाहिए। फिर एक और आया भाई साइंटिस्ट, उसने कहा कि ओके ऐसी बात है तो चलो N1 को 3 फिक्स कर देते हैं। बोले N1 इज इक्वल टू अगर 3 होगा तो ये सारी की सारी लाइंस ये पाश्चन सीरीज की लाइंस कहलाएंगी, पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज। N2 इससे ऊपर कुछ भी हो जाए, N2 4 या 4 से ऊपर कुछ भी हो जाए, पाश्चन सीरीज की लाइन हो जाएंगी बेटा। ये सब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया जा रहा है बेटा। ये सारी के सारी जो सीरीज हैं ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए फिक्स की गई है, H स्पेक्ट्रम के लिए फिक्स की गई है। इसी तरीके से एक और साइंटिस्ट है, आते रहे अपना नाम पेटेंट कराते रहे। N1 इज इक्वल टू अगर 4 होगा, तो ये साहब कौन थे? ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट ने कहा कि भाई ये मेरी सीरीज की लाइन हो जाएंगी। N2 चाहे इससे ऊपर कुछ भी हो जाए, N2 5 हो या 5 से ऊपर हो, मुझे कुछ मतलब नहीं है। उसके बाद एक और साहब है, बोले N1 इज इक्वल टू अगर 5 होगा, N1 इज इक्वल टू 5, से ये सारे के सारी आपकी फंड सीरीज की लाइन कहलाएंगी, फंड सीरीज की लाइन। दिस इज फंड सीरीज, फंड सीरीज की लाइन। N2 इससे ऊपर कुछ भी हो जाए, चाहे वो 6 हो, चाहे 6 से हायर कुछ भी हो जाए, दिस इज फंड सीरीज। P साइलेंट होता है बेटा, ठीक है, कुछ लोग P फंड इसका प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फंड सीरीज की लाइन। सो ये आपके पास है, होने को आगे और भी है, बट बेटा जेई के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में बस यहीं तक की बात होती है, N1 इज इक्वल टू 5 तक। N1 इज इक्वल टू 6 हो जाए तो हम्फ्री सीरीज हो जाती है। क्यों लेना उसको, केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं, हो सकता है फिजिक्स के सिलेबस में हो, मुझे पता नहीं बेटा, जो याद भी नहीं आ रहा क्या है वहां पर। सो ये 5 सीरीज आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में याद रखो बेटा, जिसमें N1 फिक्स है, N2 उससे ऊपर कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं है। दिस इज लाइमन, दिस इज बामर, दिस इज पाश्चन, दिस इज ब्रैकेट, इट इज फंड सीरीज लाइन। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज लाइन। इसको ऐसे याद कर सकते हो, LBP, लो ब्लड प्रेशर का स्क्वायर, लो ब्लड प्रेशर स्क्वायर। ऐसी मैंने ऐसे याद किया था इसको जब मैं 11th 12th में था बेटा। सो लो ब्लड प्रेशर स्क्वायर मींस दिस इज लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड दिस इज फंड सीरीज, P फंड सीरीज। सीक्वेंस में याद करना है मीन जो है, ठीक है। ये तो हो गई बेटा सीरीज, 5 इंपॉर्टेंट सीरीज का हमने यहां पर डिस्कशन किया। अच्छा, इनके अपने अपने बेटा रीजन्स भी होते हैं। ये कौन कौन से रीजन्स में इनकी जो लाइंस होंगी फॉल करेंगी, जैसे अल्ट्रावायलेट रीजन में जाएंगी या विजिबल रीजन में जाएंगी या कौन से रीजन में जाएंगी, तो ये भी थोड़ा सा इसको मगअप कर लेना। मैं यहां पर लिख देता हूं कौन कौन सी सीरीज किस में जाती है।
लाइमन सीरीज के जितनी भी लाइंस होती है ये सब फॉल करती हैं आपकी अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में, अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में, यूवी रेज। बामर सीरीज की जितनी भी लाइन होती है बेटा ये सब विजिबल रीजन में जाती है, विजिबल रीजन में जाती है। बाकी जितनी ये तीन सीरीज बची, पाशन ब्रैकेट फंड सीरीज, ये सब सीरीज की जो लाइंस फॉल करती है वो इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती है, इंफ्रारेड। हाँ ठीक है, आप उसको चाहे तो फर्दर डिवाइड कर सकते हो, स्पेशली इसको कुछ लोग बोल देते हैं लो इंफ्रारेड, लो लो इंफ्रारेड, इसको बोल देते हैं मिड इंफ्रारेड, और इसको कहा जाता है फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। बट अल्टीमेटली बेटा वो सब इंफ्रारेड ही है, बनाने वालों ने बना दिया लो, मिड या फार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अल्ट्रा वायलेट, विजिबल एंड दीज थ्री इन दी इंफ्रारेड रीजन्स। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और बात, जैसे देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, दे कैन आस्क कि भाई कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का वेवलेंथ निकालो, या थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज का वेवलेंथ निकालो। सो मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी पर्टिकुलर सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ एनी पर्टिकुलर सीरीज, फोर्थ लाइन ऑफ एनी पर्टिकुलर सीरीज, तो ये लाइंस का क्या मतलब, लाइन की नंबरिंग कैसे की जाएगी। सो किसी भी सीरीज की अगर फर्स्ट लाइन की बात हो रही है, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी पर्टिकुलर सीरीज बेटा, सो इसका मतलब है कि जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट, n1 तो पता है आपको, n2 जस्ट नेक्स्ट हायर होना चाहिए, मींस n2 शुड बी इक्वल टू n1 प्लस 1, नेक्स्ट हायर। फॉर एग्जाम्पल मैं बामर सीरीज की बात कर रहा हूं, बामर सीरीज के अंदर हमें फर्स्ट लाइन निकालनी कौन सी होगी। सो बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन, पहले बामर सीरीज का n1 कितना होता है, n1 फिक्स होता है 2 होता है, तो n2 कितना हो जाएगा यहां पर, n2 इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन के लिए n2 n1 प्लस 1, सो 2 प्लस 1 मींस ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे इसकी अगर सेकंड लाइन, किसी भी सीरीज की सेकंड लाइन की बात होती है, सेकंड लाइन, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, so, इसका मतलब अप्लाई करोगे बेटा n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 2। ये छोटी छोटी बातें क्वेश्चंस में यूज होती हैं। थर्ड लाइन की बात हो रही है, थर्ड लाइन ऑफ एनी पर्टिकुलर सीरीज, तो उस सीरीज का n1 देख लेना बेटा, और n2 कितना रखोगे, n1 प्लस 3 रख देना है। लिमिटिंग लाइन की बात हो रही है, लिमिटिंग लाइन की बात हो रही है, लिमिटिंग लाइन, लास्ट लाइन लिमिटिंग लाइन, लिमिट आ गया, कब लिमिट आएगा भाई, अरे एकदम फाइनल पहुंच गया, फाइनल मींस n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी ऑर्बिट की बात हो रही है। सो लिमिटिंग लाइन की वेवलेंथ निकालनी बेटा, तो उस सीरीज के लिए n2 इज इक्वल टू कितना रख दोगे आप, इन्फिनिटी रख दोगे। n1 तो फिक्स है, n1 सबका अपने अपने नाम से, जैसे पार्शियल सीरीज का क्वेश्चन है बेटा समझ जाना n1 3 रखना है, चाहे कुछ भी और टर्म कंडीशंस क्यों ना हो। जैसे फंड सीरीज का क्वेश्चन आया तो n1 इज इक्वल टू 5 ही रखना है, n2 बस आपको इसके बेसिस पे देखना पड़ेगा कौन सी लाइन का डिस्कशन हो रहा है वहां पर। ठीक है। सो ये सारी बातें थी बेटा हमारी स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड, उसका वेवलेंथ कैलकुलेट किया, और स्पेक्ट्रल सीरीज की हमने जो फॉर्मेशन की में से क्लासिफिकेशन किया। इसके बेसिस पे बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस को करते रहिए, चाहे जिस भी बुक से आप जिस भी मटेरियल से सॉल्व करते हैं बेटा, आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी इश्यू आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मुझे मेरे नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा बेटा, उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं जरूर आपके डाउट का रिप्लाई करूंगा। और जैसा मैं बोल रहा हूं बेटा कि हो सकता है कुछ टाइम के बाद में से कुछ दिनों के बाद मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। उन लाइव क्लासेस में मैं ये थ्योरी तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बट सारे के सारे जो क्वेश्चंस है मैं अपनी जो रेगुलर क्लासेस में जैसे एक्सप्लेन करता हूं, सारा कुछ एक्सप्लेनेशन आपको वैसे ही कराऊंगा, पूरी प्रैक्टिस वही उसी तरीके से कराऊंगा। सो ठीक है बेटा, मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए, उसको सर्कुलेट कराइए, बोलिए कि इसको सब्सक्राइब कर लो, सारे वीडियो को बेटा लाइक करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए बेटा आगे के वीडियोस के लिए। थैंक यू।